नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। यूपी में तो जैसे आग बरस रही हो, और यूपी ही क्यों, आसपास के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, या राजस्थान हो, या दिल्ली हो, या हरियाणा हो, इन सभी प्रदेशों में तापमान इन दिनों ज़्यादातर इन राज्यों के शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। यूपी पर खास नज़र इसलिए भी है क्योंकि यूपी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा तप रहा है। बुंदेलखंड का बांदा जिला पिछले 3 दिनों से पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा गर्म जिला रहा है। उसके सामने तो राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी नहीं टिक रहे हैं। वहाँ से भी ज़्यादा तापमान बांदा में रिकॉर्ड किया जा रहा है। 3 दिन पहले दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया। सोमवार को 47 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया, और मंगलवार को तो 48 डिग्री से ज़्यादा तापमान बांदा में दिन का अधिकतम दर्ज किया गया, जो पूरे देश में लगातार 3 दिनों तक सबसे ज़्यादा तापमान था। यानी बांदा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी पूरे देश भर में। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो अब एशिया में भी कोई ऐसा शहर नहीं है जो बांदा को पछाड़ सके। यानी पूरे एशिया महाद्वीप में बांदा वो शहर है, वो ज़िला है जहां सबसे ज़्यादा गर्मी पिछले 72 घंटों से, पिछले 3 दिनों से पड़ रही है। अब इसमें फिलहाल कोई कमी भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक अगले 48 घंटों तक पूरे उत्तर प्रदेश में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो बांदा में यदि तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाए तो इसे कोई बड़ी बात मत मानिएगा। और बांदा ही क्यों, प्रयागराज, बनारस, कानपुर, रायबरेली, इन सभी जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। और प्रयागराज पे खास नज़र रहती है क्योंकि वहाँ भी अधिकतम तापमान कई बार देश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता रहा है। तो अब जबकि अगले 48 घंटों तक मौसम विभाग ने यूपी में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है, ऐसे में बांदा में कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। यदि रिकॉर्ड की बात करें तो 4 साल पहले यानी कि 2022 में बांदा में दिन का अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लेकिन इस बार जिस तरीके से ग्रेजुअल उसमें इन्हेंसमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, उससे तो ये लग रहा है कि 2022 का रिकॉर्ड बांदा अगले 1-2 दिन में तोड़ देगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके से हीट वेव का असर क्यों दिखने लगा है। इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये बता दें कि पूरे भारत में यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जिसके लिए मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बाकी आसपास के जितने सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन यूपी के लिए खास तौर पर रेड अलर्ट जारी किया है। यानी कि प्रचंड से प्रचंड गर्मी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि दिन में तो तपिश और लू चल ही रही है और तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है, लेकिन अब रातें भी ठंडी नहीं होंगी। यानी यदि आप 10-11 बजे भी घर से बाहर रात को निकलते हैं तो झुलसाने वाली हवा का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन 22 तारीख के बाद से मौसम थोड़ा हल्का हो सकता है, यानी हल्की इस गर्मी, तपिश, लू से थोड़ी राहत मिल सकती है, और ये सिलसिला 3-4 दिनों तक चल सकता है। लेकिन फिलहाल बारिश का कोई मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान अभी जारी नहीं किया गया। अब मॉनसून की बात कर लें। सबको जब भी इतनी गर्मी होती है तो लोगों को इस बात का इंतज़ार रहता है कि मॉनसून कब आएगा, मॉनसून कब आएगा। हल्की फुल्की पिछले दिनों जो बरसात हुई, कई लोगों ने उसे मॉनसून का नाम दे दिया, लेकिन नहीं। मॉनसून इस बार हर साल की तुलना में थोड़ा पहले आने की उम्मीद हो रही है इंडिया में, यूपी में नहीं। आमतौर पर केरल में जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है वो 1 से 5 जून के बीच केरल को टकराता है, हिट करता है, यानी वहाँ प्रवेश करता है, और 13 से 15 जून के बीच में उसकी समयावधि रहती है यूपी में आने की। यानी करीब 10-12 दिन लग जाते हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून को केरल से सोनभद्र तक ट्रैवल करने में। लेकिन इस बार
केरल में 26 तारीख को ही मानसून का आगमन हो रहा है, लेकिन यूपी तक पहुंचने में उसे 24 दिन का समय लग रहा है, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है। यानी कि 26 मई को केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून इंटर करेगा और यूपी के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया गया है, उसके मुताबिक सोनभद्र के रास्ते दक्षिण पश्चिम मानसून 20 मई को प्रवेश करेगा और पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड में तो ये समय 25 मई बताया गया है। 20 मई पूर्वांचल और 25 मई पश्चिमांचल, यानी कि एक लंबा समय लग रहा है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर मानसून की गति क्या धीमी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल, वैज्ञानिकों ने इसका भी अंदेशा जताया है। तपिश एकाएक आपको देखने को मिला होगा कि बहुत तेज बढ़ गया होगा, यानी 35 डिग्री से 45 डिग्री का सफ़र हमने 1-2 दिन में ही तय कर लिया। मौसम का ये बदलाव, उसका ये अजीबोगरीब व्यवहार इस साल की शुरुआत से ही हमको देखने को मिल रही है। जब गर्मी पड़नी चाहिए तब बारिश हो रही थी, ठंड लग रही थी, रात में पंखा नहीं चलाया जा रहा था। अप्रैल में ही अभी हाल की बात है। और धीरे धीरे मई के महीने में गर्मी बढ़ती जाती है पूरे मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकने लगता है और 90 डिग्री के लगभग एंगल से धूप धरती पर गिरती है नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में, जिसमें यूपी, बिहार ये सब शामिल हैं। और इसीलिए मई के आखिरी हफ्ते में बहुत तेज़ गर्मी होती है। लेकिन गर्मी का ये सिलसिला जो कि लगातार बने रहना चाहिए था, वो बीच बीच में टूटता रहा है। मॉनसून की गति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तेज गर्मी पड़े। तेज गर्मी से कम दबाव का क्षेत्र पैदा होता है, गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं और वहाँ जो खाली जगह पैदा होती है, मॉनसून की हवाएं उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से पहुँचती हैं और तब बारिश होती है। ये है पूरा तपिश और मॉनसून के बीच का रिलेशनशिप, उनके रफ्तार के बीच का रिलेशनशिप। लेकिन गर्मी का ये सिलसिला लगातार टूटता रहा है और यही वजह है कि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि मॉनसून के पहुंचने में देरी हो सकती है। ऊपर से कोढ़ में खाज अल नीनो ने भी कर रखा है। तो अल नीनो का क्या प्रभाव रहेगा, इसको समझने के लिए हमने लखनऊ स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अतुल सिंह से बात की। उनसे सुनते हैं अल नीनो का क्या प्रभाव रहेगा मॉनसून पर। अतुल सिंह जी, जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग में लखनऊ स्थित जो केंद्र है वहां पर वैज्ञानिक हैं, उनसे जानते हैं अल नीनो के प्रभाव के बारे में। अतुल सिंह जी, आपका बोले भारत में बहुत स्वागत है। सर, यूपी के मानसून पर अल नीनो के प्रभाव के बारे में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कैसा प्रभाव रहने वाला है। देखिए, इस वर्ष की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में जो है वो अल नीनो डेवलप हो रहा है और उसके आने वाले मानसून ऋतु के दौरान प्रभावी रूप से एल नीनो के विकसित होने की संभावना है। मतलब पैसिफिक में वार्मिंग हो रही है और उसका जो हालांकि हमेशा 1-to-1 कोरिलेशन भारतीय समर मानसून के साथ नहीं रहा है, लेकिन जो बाय एंड लार्ज एक तरीके का उसका रिलेशन है, वो नेगेटिव रिलेशन है। जी। तो उसके अनुसार जो होता है वो तापमान बढ़ता है और बारिश में अपेक्षाकृत कमी देखी जाती है मानसून सीजन के दौरान। जी। इस साल की भी अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रथम चरण का मानसून का पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसके अनुसार इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है और आने वाले दिनों में जो है वो तापमान भी बढ़ रहे हैं और बारिश जो है वो सामान्य की अपेक्षा, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। लेकिन ये एक प्रथम परिदृश्य है। इसको मई के आखिरी सप्ताह में द्वितीय परिदृश्य भी जारी किया जाएगा जी। और उसके परिप्रेक्ष्य में जो है हम फिर ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कितना % कम या ज्यादा बारिश होने की संभावना बनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोले भारत के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए जी, आपका धन्यवाद। तो अल नीनो ने और ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रखी है। तो इस बार मॉनसून कैसा रहेगा? बहुत बारिश होगी, सामान्य बारिश होगी या सामान्य से बहुत कम बारिश होगी, इसका अंदेशा बना हुआ है। लेकिन जब तक मॉनसून का प्रवेश न हो जाए और मौसम विभाग के वैज्ञानिक उसका अध्ययन करके उसकी इंटेंसिटी के बारे में बता न दें, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि मॉनसून की नियत
कैसी रहती है। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।